गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होती है? ये क्लास 11th का सेल साइकिल एक टॉपिक है। क्लास 11th के एनसीईआरटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेल के कैसे डिवीज़न होता है, हमारी पूरी बॉडी में जितनी सेल्स हैं उनका डिवीज़न कैसे होगा, वो सेल साइकिल के अंडर आता है। तो इसे सेल साइकिल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि एक ये रिपीटेड एक फिनोमिना है, एक ऑर्डरली कोऑर्डिनेटेड फिनोमिना है, एक साइकिल की तरह यूज़ होता है। क्योंकि जो इसका फर्स्ट इवेंट है, फिर एक बार 4-5 इवेंट पार करने के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है, वही इवेंट, इसलिए हम इसको साइक्लिक फॉर्म में जानते हैं। तो ये ओवरऑल जो हमारा सेल साइकिल है वो सेल डिवीज़न को शो करता है कि हम एक सेल किस तरह डिवाइड होके नंबर ऑफ मल्टीपल सेल्स में हमारी बॉडी में कैसे बनती है। तो अब एक अगर सिंगुलर सेल है, अगर कोई सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास सिर्फ एक सेल रहेगी। अगर कोई मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब कि उसके पास मल्टीपल्स ऑफ सेल्स हैं। तो एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनी, उसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न। सेल डिवाइड होने के बाद सेल टू सेल्स बनती हैं। ओके। और इस फिनोमेना के पूरे जो रिपीटेड डिवीज़न है, उसको सेल साइकिल बोलते हैं। तो हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल डिवीज़न, इसको हम डिफरेंशिएट, इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, किस किस पार्ट में इन इवेंट्स को डिवाइड किया गया है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली जो सेल डिवीज़न है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सा? इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। इंटरफेज वो है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है ताकि वो डिवाइड हो सके। और एम फेज मेनली इसको माइटोसिस या मियोसिस फेज कहते हैं, ताकि इसमें मेनली डिवीज़न होता है। इसका मतलब कि इंटरफेज क्या है? हमारा प्रिपरेटरी फेज है जिसमें सेल ग्रोथ करके अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर डिवीज़न फॉर द एम फेज, टू कम इन द एम फेज। और इंटरफेज में फर्दर इनको डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में। अब इसमें 3 फेज कौन कौन से हैं? G1 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये 3 फेजेस मेनली हैं। प्लस इनके पहले G1 और S2 के बीच में एक फेज आती है जिसे हम बोलते हैं क्वाइशेंट फेज यानी G0 फेज। ये एक रेस्टिंग फेज होती है जो कि G1 और S फेज के बीच में आती है। कभी कभी सेल्स क्या होता है कि रेस्ट के लिए यहाँ पे चली जाती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका डिवीज़न फर्दर रिक्वायर्ड नहीं होता है हमारी बॉडी में, फिर भी वो G1 फेज में एंटर कर जाती हैं। तो इस वजह से सेल अपने आप को पॉज देने के लिए, रेस्ट करने के लिए, वो सेल कि जब रिक्वायरमेंट होगी तब डिवीज़न होगा, तो वो G0 फेज में चली जाती हैं। और इस फेज को नाम दिया गया क्वाइशेंट फेजेस। और G1 को जब हम बात करते हैं तो G1 यानी गैप 1 फेज है। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि वो अपने आप की ग्रोथ कर रही है, अपने सारे ऑर्गेनील्स की और अपने न्यूक्लियस की और अपने सेल साइज की, ताकि वो एस फेज में एंटर करके इसका जो जेनोम है वो रेप्लिकेट हो सके। तो G1 में क्या हुआ? गैप फेज थी यानी गैप 1 फेज, और इसमें सेल ने अपने आप को ग्रो किया। उसके बाद सेल ने एस फेज में एंटर किया यानी ये सिंथेसिस फेज है। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज है। इसमें सेल अपना जेनोम रेप्लिकेशन करती है। जेनोम रेप्लिकेशन का मतलब होता है जो इसमें डीएनए कंटेंट है उसका रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। तो हम इसको एस फेज में पढ़ेंगे। उसके बाद G2 फेज कौन सी है? G2 फेज यानी गैप 2 फेज। इसमें क्या करेगी? इसमें एस डिवीज़न यानी अपने जेनोम को रेप्लिकेट करने के बाद जो ग्रोथ बची है, जैसे प्रोटीन का ट्रांसलेशन बचा हुआ है, क्योंकि जब हमने फर्दर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस मॉलिक्यूलर में पढ़ा हुआ है कि
हमेशा ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? जब सिंथेसिस होगी। तो सिंथेसिस यानी डीएनए का रेप्लिकेशन, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा फर्दर, एंड उसके बाद ही उसका ट्रांसलेशन होगा। तो एस फेज में क्या हुआ कि इसकी डीएनए का रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज हो गई। अब जो फर्दर बाकी की ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो किस में होगी? G2 फेज में होगी। तो उसमें फर्दर वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। और इसके बाद अब G2 फेज से ओवर होने के बाद सेल एंटर करती है एम फेज में। एम फेज क्या होता है? ये माइटोटिक और मियोसिस फेज इसमें पड़े जाते हैं। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है माइटोटिक एंड मियोसिस फेज। माइटोटिक मियोसिस फेज। अब माइटोटिक और मियोसिस फेज क्या होते हैं कि ये सोमैटिक सेल्स में, हमारी बॉडी में जितनी सोमैटिक सेल्स है मेनली उसमें माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। और जो हमारी जर्म सेल्स हैं, जैसे कि मेल्स में, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जर्म सेल कौन सी है, और फीमेल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल कौन सी है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्म्स एंड ओवरी की, oogonia की बात कर रहे हैं। तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल देखा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये इसमें आती है। और माइटोटिक डिवीजन किस में आता है? मेनली सोमैटिक सेल्स में देखा जाता है। सोमैटिक सेल्स में माइटोटिक डिवीजन देखा जाता है। तो अभी हमने ये जाना कि एम फेज को कितने में कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनके क्या क्या फर्दर डिवीज़न है, और इंटरफेस का क्या क्या डिवीज़न है। तो अभी हमने ओवरऑल फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये जाना कि कौन कितना फर्दर डिवाइड हुआ है। आगे भी हम ये जानेंगे कि माइटोटिक डिवीज़न कितने फर्दर डिवाइड हुए हैं, और मियोसिस। अभी हम बात कर लेते हैं मेनली इंटरफेस की, क्योंकि हम अभी प्रिपरेटरी फेज सेल का देख रहे हैं कि एम फेज में जाने से पहले वो अपने आप को किस किस तरह से तैयार करती है। अच्छा, अब सेल डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब कि ये कुछ टाइम ले रही होगी। कौन सी फेज, कौन सा इंटरवल कितना टाइम ले रहा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि हर एक सेल कुछ तो एक डेफिनेट टाइम लेती होगी कि कौन से एक सेल को कितना टाइम G1 में देना है, एस फेज में देना है, G2 में देना है, एंड फर्दर मियोसिस में कौन कौन से कितने टाइम को, कौन कौन से फेजेस को कितने टाइम देना है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब क्योंकि G1 फेज पहले सेल एंटर करी है इंटरफेस में, तो सबसे पहला फेज ये जो फेस कर रही है वो G1 फेज है। अब G1 फेज इसका मतलब कि वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करेगी, सेल वहाँ पे अपने आप को एडप्ट करेगी उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो डिवाइड करने वाली है। तो उसको पता है कि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब उसको ग्रोथ करने में वक्त लगेगा। हमारी बॉडी एडॉप्ट करने में, ग्रोथ करने में समय लेती है। तो इस तरह G1 में ग्रोथ होनी है, तो ग्रोथ में यानी समय लगेगा। तो इसमें कितना लग जाएगा? इसमें 11 आवर्स समय लग सकता है। और एस फेज में कितना आवर्स लग जाता है? इसमें ओवरऑल 8 आवर्स लग जाते हैं सिंथेसिस होने में। और G2 में कितना लग जाता है? G2 में 4 आवर लग जाते हैं। G2 में 4 आवर लग जाते हैं इसको फर्दर ग्रो करने में। और मियोसिस और माइटोसिस यानी एम फेज का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 1 आवर। तो हम ये देख रहे हैं कि सेल को डिवीजन करने में उतना टाइम नहीं लगा है कि जितना उसको अपनी ग्रोथ करने में प्लस सिंथेसिस, अपने जनोम को रेप्लिकेशन करने में टाइम लगा है। तो सबसे कम आर जो लेता है वो एम फेज लेता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी जानेंगे, क्योंकि सेल की हम लोगों ने सेल चैप्टर में और प्लस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में देखा है कि उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो उसमें बहुत सारा समय भी लगेगा, क्योंकि उसको रेप्लिकेशन से गुजरना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी फर्दर, और उसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, उसमें सेल ऑर्गेनील्स बनेंगी। तो और उसके बाद सेल ऑर्गेनील बनेगी, उसको बनाने में भी, उसको ग्रोथ करने में, अपना साइज इंक्रीज करने में भी उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। उसके बाद उसको फर्दर एम डिवीज़न में आने के लिए, माइटोसिस डिवीज़न में आने के लिए भी उसको सब अपना एकदम ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ेगा अपने सारे ऑर्गेनील्स को, ताकि वो डिवाइड हो सके। उनको एक साइड होना पड़ेगा ताकि बीच में फरो बन सके। तो ये सब प्रोसेस करने में इंटरफेस में, इसलिए इन 3 स्टेजेस में ज़्यादा टाइम लग जाता है।
अच्छा, अब कुछ सेल्स ऐसी भी हैं कि जिनमें हमें पता है कि वो डिवाइड ही नहीं करती हैं, क्योंकि वो जैसे ही बनती हैं वैसे ही वो मैच्योर हो जाती हैं, उनका डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो एडल्ट हो जाती हैं। अब जो एडल्ट हो जाती हैं उनका डिवीज़न ही नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो सेल कहीं और बनती हैं, जैसे कि आरबीसी। आरबीसी सेल जो है बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में यानी रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बनती है, और जहाँ से बनती है वो वहीं से प्लस उसके वो एडल्ट में चली जाती है और उसका डिवीज़न पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे ही मसल सेल्स है, ऐसे ही न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस जो ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं वो भी जो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाती है, वो एडल्ट फॉर्म में चली जाती हैं। अच्छा, कुछ सेल ऐसे भी होती हैं कि जिनको वो डिवाइड तो होती हैं लेकिन जब तक उनको स्टिमुलेशन ना मिले, जब तक उनको कोई फोर्स ना मिले कि अब तुम्हें डिवाइड करना है, अब तुम्हारी कमी हो रही है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो उससे पहले वो डिवाइड नहीं करेंगी। जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल है, लिम्फोसाइट्स है, हेपेटोसाइट्स है, इन सेल्स को डिवीज़न करने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए होता है। अच्छा, अब हम एक फॉर्मूला भी इसी समय जान लेते हैं कि अच्छा सेल डिवाइड हो रही है, कैसे पता लगाएं कि कौन सी सेल किस फॉर्मूले से डिवाइड हो रही है और कितना वक्त लग रहा है उसको। तो एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n0 प्लस 2n। ये जो फॉर्मूला है इससे हम ये पता लगाएंगे कि पहले हमारे पास कितनी सेल्स थी और अब कितनी सेल्स बन गई हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले में अब हम ये रखेंगे, ये जो n है यहाँ पे n है, क्या है ये? नंबर ऑफ डिवीजन्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवीजन n, क्योंकि ये पावर में है। और यहाँ पे n0 क्या है? ये इनिशियल नंबर है किसका? कि जितनी पहले हमारे पास सेल थी, इनिशियल सेल कितनी थी, और ये फाइनल सेल, मतलब हमें ये टोटल फाइंड करना है कि कितनी सेल डिवाइड हो गई, कितनी बनी, तो ये टोटल सेल यानी फाइनल सेल कितनी आई है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी बनी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा डिवीज़न का, कि हम इससे पता लगाएंगे कि पहले कितनी थी, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ डिवीज़न कितना है। मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न कितना है, 10 हो गया, तो 2 की पावर 10 करेंगे, और इनिशियल नंबर कितना था, पहले जितना सेल बताया जाएगा, उसके बाद टोटल नंबर लिख के ये फॉर्मूले से यूज़ करेंगे कितना अब टोटल सेल बनी होगी। ठीक है, उसके बाद अब डिवीज़न भी दो तरीके का हो सकता है, एसिमेट्रिकल डिवीज़न और सिमेट्रिकल डिवीज़न। अच्छा, एसिमेट्रिकल डिवीज़न क्या होता है, अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। डिवीज़न दो तरीके से हो सकते हैं, डिवीज़न एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल डिवीजन क्या होता है कि जैसे अगर कोई सेल एक डिवाइड हुई तो उसका जो सेल डिवाइड हुई है उसमें एक सेल तो उसका जो साइज है वो अच्छा खासा उसी मतलब उतने ही साइज का फॉर्म हो रहा है, और जो जो दूसरा डिवीजन हो रहा है वो उसको हेल्प कर रहा है वापस से उस सेल को रिन्यू करने में, यानी वापस से क्या हो रही है, ये सेल रिन्यू करने में वो सेल मदद कर रही है। यानी डिवीजन तो हो रहा है, एक सेल तो बन रही है, प्लस उसके साथ जो दूसरी सेल बन रही है वो उसको रिन्यू कर रही है, मतलब उसको फिर से ओरिजिनेट करने में हेल्प कर रही है। अच्छा, ये हो गया एसिमेट्रिकल डिवीजन। इसमें एक तो डिफ्रेंशिएट होके कुछ और बना लेगी, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारी नर्व सेल है, या फिर हम ले लेते हैं कि कोई भी सोमैटिक सेल है और वो डिवाइड होने, जैसे WBC अगर वो डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने के बाद अपनी तो बना रही है, जैसे स्टेम सेल का अगर एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली स्टेम सेल ही इसमें बहुत ही मेन एग्जांपल है। स्टेम सेल में क्या होता है कि वो एक सेल बना रही है अपना, और साथ में वो अपनी रिन्यूइंग प्रॉपर्टी भी मेंटेन किए हुए है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी जिसके पास होती है, सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी जिसके पास होती है उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल डिवीजन बोलते हैं। ओके, तो इसके पास एसिमेट्रिकल डिवीजन में ये आता है। असिमेट्रिकल डिवीजन में क्या होता है कि मान लीजिए एक सेल है और उस सेम दोनों ही
अब जो इनका न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, अभी जो सेल दो सेल बना रहे हैं वो एक आइडेंटिकल न्यूक्लियस, यानी इसके पास अगर न्यूक्लियस में 2n है, डिप्लॉइड इसकी अगर ये डिप्लॉइड है तो ये क्या हो जाएगा n प्लस n, ठीक है। तो ये दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। ये सिमेट्रिकल डिवीजन है कि ये अपना आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल अपना जो जेनोम है वो डिवाइड करके एकदम आइडेंटिकली फॉर्म कर रही है सेल, तो इसको सिमेट्रिकल डिवीजन कहते हैं। ओके, तो अभी हमने ये जाना कि एक दो सेल बनेगी, मतलब ये सारी सोमैटिक सेल के बारे में बात हो रहा है क्योंकि ये स्टेम सेल भी एक सोमैटिक सेल ही है। तो सोमैटिक सेल में क्या होता है कि आप जब भी डिवीजन करेंगे तो उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी इक्वेशनल डिवीजन होगा कि जितना भी डीएनए कंटेंट रहेगा उतना ही डीएनए कंटेंट वापस से बनता जाएगा। तो इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होता है, क्रोमोसोम का कोई भी रिडक्शन नहीं होता है क्योंकि इसमें दो सेल फॉर्म होती है और दोनों का जो क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट है वो इक्वली हाफ होता जाएगा। ओके, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सेल साइकिल में ये हो गया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि फर्दर गैप फेज में और G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, अब हम ये जानेंगे। ओके, अब G1 फेज की बात कर लेते हैं, यानी गैप 1 फेज की बात कर लेते हैं हम। गैप 1 फेज के बारे में बात कर लेते हैं। गैप 1 फेज का मैंने बताया कि ये 11 आवर्स का टोटल होता है। अब इसमें डिवीजन तो नहीं होगा, इसमें प्रिपरेटरी फेज होगा और सेल ग्रोथ करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए क्या फॉर्म करेगी अपने में, ये बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगी। इसमें सारे मेटाबॉलिक जो फैक्टर है, वो जो मेटाबॉलिक फैक्टर है, मेटाबॉलिक एक्टिव फेज, मतलब ये मेटाबॉलिक जितने भी इसमें फॉर्म है वो सब बहुत ही स्पीड हो जाएगी इसमें, ताकि ये अपनी ग्रोथ कर सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या होगा, इसमें जितनी ऑर्गेनील है उनका डिवीजन, डुप्लीकेशन होने लगेगा। ऑर्गेनील का डुप्लीकेशन होता है। ऑर्गेनील का डुप्लीकेशन कैसे होता है, जितनी भी ऑर्गेनील है, जैसे कि ER है, गोल्जी है, प्लस अगर राइबोसोम है, इन सब का डुप्लीकेशन, मतलब ये एक से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी, और ताकि ये आगे जाके जब भी डिवीज़न हो M फेज में, जब ये सेल एंटर करे तो इक्वली नंबर ऑफ ऑर्गेनील दोनों सेल में जा सके, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनील का डुप्लीकेशन होता जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रिपेयर करती है अपने आप को फेज कि ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगी। अच्छा, जब ये S फेज में एंटर करेगी, S फेज में एंटर करने के बाद क्या होगा, इसको सिंथेसिस फेज बोल रहे हैं और ये 8 आवर्स की है टोटल। सिंथेसिस फेज यानी डीएनए रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब डीएनए कंटेंट ही क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कि अच्छा, इसमें सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, आगे हम देखेंगे कि सेंट्रियोल कहाँ यूज होता है सेल डिवीजन में, आगे हम देखेंगे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो होता है वो कहाँ पे यूज आता है सेंट्रियोल, उसका हम आगे देखेंगे जब ये M फेज में एंटर करेगी, तब इसका यूज देखेंगे हम। उसके बाद फिर इसमें इंटरफेज में, क्योंकि अब G2 फेज में आ गई तो G2 फेज में इसका यूज देखेंगे हम लोग कहाँ पे, कि G2 फेज में देखेंगे तो गैप 2 फेज में, गैप टू फेज में देखेंगे इसमें जो ट्यूबुलिन, बहुत सारी प्रोटीन्स यूज होती हैं जब M फेज एंटर होता है, ताकि वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को, मतलब अपने क्रोमोसोम को कैसे वो डिवीजन करके डबल करेंगी, उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स का यूज होगा। कैसे वो मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक जाएंगी, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो उसमें बहुत सारी जो प्रोटीन्स यूज हो रही हैं, फिलामेंट्स यूज हो रहे हैं, उनका भी इसमें डुप्लीकेशन और फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
अच्छा, अब इसमें जो है फाइनल चेक होता है कि G2 फेज में कि क्या जो पहले की दो फेजेस है उनका जो ड्यूरेशन रहा है और उनमें जो प्रोसेस होनी थी क्या वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हम देखेंगे फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मैं आपको अभी प्रोटीन के नाम के बारे में बताने लगूंगी तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, आपके लिए नया नया लगेगा, इसलिए मैं आपको फेज एम फेज की ड्यूरेशन में बताऊंगी कौन कौन सी यूज होती है प्रोटीन्स, ताकि आप लिंक कर पाए। फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जो प्रोटीन्स यूज होनी है वहां पे, और फाइनल चेक होगा कि दो फेजेस जो ऊपर की हैं उसमें प्रॉपर तरीके से सारे सारे काम हो चुके हैं कि नहीं। मेटाबॉलिक फेज में ये कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, जैसे कि जल्दी जल्दी सेल की ग्रोथ करना, रिस्पायरेशन करना सेल का, वो सब इंक्रीज हो जाएगा। ऑर्गेनेल डिप्लीकेशन में क्या होगा, ऑर्गेनेल डिप्लीकेशन में जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसका डबल होना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको डुप्लीकेशन कह रहे हैं। इसमें एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन में एक प्रोटीन का बहुत मेनली रोल होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन को हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये क्रोमोसोम को, मतलब क्रोमोसोम की बाइंडिंग में और डीएनए को क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट करने में कैसे ये यूज़ होती है। तो उसमें हिस्टोन का किस तरह यूज़ होता है हम कभी पढ़ेंगे इसको। तो डीएनए रेप्लिकेशन के साथ हिस्टोन की भी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। हिस्टोन का बहुत बड़ा रोल होता है डीएनए में, इसलिए डीएनए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो इसलिए हिस्टोन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। अब सेंट्रियोल का भी यूज है एम फेज में, तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी और कौन कौन सी कंप्लीट हो जाएगी, तो इन सब का बनना यूज हो जाएगा। अब इसमें जितनी भी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये डुप्लीकेट हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन हो रहा है, इन सब का यूज जो है एम फेज में आएगा। तो अब हम चलते हैं एम फेज की तरफ। अब एम फेज में क्या होगा, अब एम फेज की बात करते हैं हम। एम फेज में क्या होना है वाला है। अच्छा, हम एम फेज के बारे में पढ़े थे कौन कौन से, दो, एक मियोसिस और माइटोसिस। तो पहले हम माइटोसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि माइटोसिस क्या होती है, और इधर हम बात कर लेते हैं मियोसिस के बारे में। ये मियोसिस और ये माइटोसिस के। अच्छा, अब माइटोसिस को जो है इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम इसको भी जानेंगे। इक्वेशनल डिवीजन और इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये रिडक्शनल डिवीजन है, ओके। अच्छा, अब इसमें इसमें क्या होता है कि अब माइटोसिस और मियोसिस तो एक एक ग्रैंड फिनोमिना है, इसके अंडर भी कुछ फेजेस हैं। इनके अंदर भी कौन कौन सी फेजेस हैं, प्रोफेज, इनके अंदर भी कौन कौन सी फेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज। ये चार सब फेजेस हैं जो माइटोसिस और मियोसिस के अंदर आती हैं। अच्छा, अब इसको इक्वेशनल डिवीजन अब क्यों बोलेंगे ये जानेंगे। अब क्योंकि सेल प्रिपेयर होके आई है, और इसमें इक्वेशनल डिवीजन इसलिए क्योंकि इसका जो डीएनए कंटेंट है वो किसी भी तरीके से हाफ नहीं होता है। इनका क्रोमोसोम जितना ये स्टार्ट करते हैं उतना ही रहता है, मतलब अगर डिप्लॉयड स्टार्ट किए तो डिप्लॉयड ही रहेगा। और मियोसिस में, क्योंकि मियोसिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि एक बार तो मियोसिस प्रोसेस होगी, एक बार इन चारों प्रोसेस से जाएगा, ये इसके थ्रू होगा, इसके थ्रू गुजरेगी कोई भी सेल, उसके बाद फर्दर फिर उसको माइटोसिस वाले डिवीजन से
गो थ्रू करना पड़ेगा। इसलिए मियोसिस में फर्दर दो पार्ट है, एक बार तो मियोसिस होगी प्रॉपर, उसके बाद माइटोसिस होगी। तो एक बार तो सेल का हाफ हो गया, कोई एक सेल है 2n था तो उसका n हो गया, अब उसको फिर से डिवाइड करना है तो फिर से वो n होगी, तो यानी n/2 हो जाएगी। तो इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसलिए इसका जो जैसे क्रोमोसोम है 4n है, तो अब डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, इसमें एक बार डिवीजन हुआ तो 2n बन गया, उसके बाद फिर वो डिवाइड हुआ, क्योंकि मियोसिस को दो बार, एक बार मियोसिस करनी पड़ रही है और फिर से माइटोसिस करनी पड़ रही है, इसलिए 4n से, जैसे 4n से इसको 2n में जाना पड़ा। अब ये +2n से फिर से एक बार जब मियोसिस सेकेंड में गई तब इसको n में डिवीजन होने लगा, यानी 4n से 2n में डिवाइड हुई, और 2n, अब एक 2n को लेके चले तो एक 2n में n फर्दर, तो इसका मतलब ये रिड्यूस्ड होता गया, उतना ही कंटेंट नहीं रह गया। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे तो इतना ही कंटेंट हो जाएगा, इसलिए इसको माइटोसिस बोले हैं। और इसलिए अगर इसको और फाइनल को करेंगे तो ये पूरी तरह से हाफ हो गया है ये डिवीजन, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, अब इसको ऐड करेंगे तो 2n आएगा, तो इसका मतलब कि इसमें रिड्यूस्ड हो गया है डीएनए कंटेंट प्लस क्रोमोसोम कंटेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ओके, फिर अब हम ये पढ़ेंगे कि हम फर्दर चारों सब डिवीजन के बारे में, पहले माइटोसिस के डिवीजन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मियोसिस के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी अच्छा, प्रोफेज में क्या होता है कि इसमें सेल पूरी तरह से न्यूक्लियस वगैरह उसका पूरी तरीके से इंटीग्रेट था, अब यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन शुरू होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि जो न्यूक्लियस की वॉल है, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये सेल है, अब ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस की वॉल है, हमारा ये न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियस की वॉल है, ये न्यूक्लियस की वॉल के बीच में जो है ये यहाँ पे गैप्स हैं, उनको पोर बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस पोर बोलते हैं, और बीच में हमारा न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस की वॉल जो है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गई, ब्रेक शुरू हो गया है यहाँ पे। और प्लस जो यहाँ पे डीएनए कंटेंट यानी न्यूक्लियस में जो जेनोम है, जेनोम का क्या हो जाएगा, ये डीएनए ऐसे ऐसे था और प्लस इसकी वॉल डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है। अब ये डीएनए, यहाँ पे डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रोफेज में, कंडेंसेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस प्लस कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ जेनोम, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, डीएनए कंटेंट कंडेंस्ड हो जाएगा। कंडेंसेशन का होने का मतलब क्या होता है कि पहले तो ये इंटरफेज में क्या था कि डीएनए पूरा थ्रेड के फॉर्म में था, पूरी तरह से वो थ्रेडिंग, इसका मतलब बिखरा हुआ था पूरे इंटरफेज में, लेकिन जैसे ये प्रोफेज में, एम फेज में एंटर किया है, वहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ कि इसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया। कंडेंसेशन स्टार्ट होने का मतलब है कि ये इस फॉर्म में आ गया है। कंडेंस्ड होके मतलब ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, अपनी प्रॉपर अपना शेप मेंटेन करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये हमने जाना कि प्रोफेज में मेनली ये काम हुआ। अब मेटाफेज में क्या हुआ, अब ये कंडेंस तो हो गया, प्लस इसकी न्यूक्लियर वॉल भी जो है रप्चर हो चुकी है, ये खत्म हो गई है वॉल। अब क्या होगा मेटाफेज में, क्या होगा मेटाफेज में होता है कि स्पिंडल फाइबर का बनना स्टार्ट होता है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल प्लेट, स्पिंडल प्लेट का बनना स्टार्ट हो गया, यानी जो ये डीएनए कंटेंट यानी ये क्रोमोसोम है हमारा, ये इक्वेटर पे आना स्टार्ट होंगे। अब इक्वेटर पे आने का स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि ये सेल थी और प्लस अब यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने बताया था कि
सिंथेसिस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हुआ था और G2 फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कंप्लीट हो गया था। अब कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि सेंट्रियोल किस शेप में होता है, सेंट्रियोल इस शेप में होता है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है। अब सेंट्रियोल है और यहाँ पे इस सेंट्रियोल में से यहाँ पे कुछ तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल निकलती हैं। तो सेंट्रोसोम में से जो माइक्रोट्यूब्यूल निकल रही हैं उनका 3 तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। मैं उनको तीनों को आपको नाम मेंशन करूंगी अभी के लिए। यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा क्या होता है कि क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच्ड होता है। अभी हम एक क्रोमोसोम को लेके बात कर रहे हैं इसलिए हमने एक को ड्रॉ किया है। ऐसे ही अगर बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे तो हर एक माइक्रोट्यूब्यूल से जो रेज निकली हुई हैं उनसे अटैच होगा। अब ये देख लेते हैं कि मेटाफेज में स्पेसिफिकली कौन कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल का यूज होता है। तो यहाँ पे 3 तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती हैं। तीन तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल हैं। तीन तरीके की कौन कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल है इनके बारे में देख लेते हैं। 3 माइक्रो ट्यूब्यूल, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरपोलर, इंटरपोलर, और तीसरी कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल है? काइनेटो कोर माइक्रोट्यूब्यूल। 3 तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल है। काइनेटोकोर को हम जानते हैं, काइनेटोकोर क्या है और कहाँ पे फंक्शन करता है। काइनेटोकोर क्रोमोसोम में यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है बीच में, जहाँ पे 2 क्रोमैटिड अटैच होती है, यहाँ पे सेंट्रोमियर फॉर्मेशन होता है और सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ से अब क्योंकि काइनेटोकोर से जो रेज निकली हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगी, उनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बोले हैं, इसलिए इनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है। और एस्टर क्या होता है? एस्टर भी सेंट्रियोल के पास पाया जाता है। एस्टर सेंट्रियोल के पीछे वहाँ पे जो है पाया जाता है, इसलिए एस्टर से भी कुछ रेज निकलती हैं जो कि किसी भी क्रोमैटिड को तो टच नहीं करती हैं, लेकिन वो फर्दर अपना काइरोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में रोल प्ले करती हैं। और इंटरपोलर क्या है कि अब ये क्योंकि अब ये काइनेटोकोर से ये जो रेज निकल रही हैं वो सेंट्रोसोम को, सेंट्रियोल को, दोनों क्रोमैटिड के जो काइनेटोकोर है वहाँ से कनेक्ट कर रही हैं। अब कुछ इंटरपोलर भी होंगी। अब क्योंकि सारी चीज़ें काइनेटोकोर, और जब ये अलग हो जाएंगी, दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो बीच में कुछ इंटरपोलर का मतलब होता है एक पोल, यानी एक ये पोल है और एक ये पोल है, इन दोनों के बीच में जो एक निकलेगी रेज निकलेगी उनको इंटरपोलर बोलते हैं। और ये फर्दर इसको पूरे सेल को इंटैक्ट रखने में कि मेटाफेजिक जो प्लेट है वो मेंटेन रहे, इसलिए इंटरपोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो बनाई जाती हैं, वहाँ पे ये फॉर्म हो जाती हैं, ताकि अगर सिस्टर क्रोमैटिड पीछे भी चली जाए अपने अपने पोल की तरफ, आगे की फेजेस में, एनाफेज में, टेलोफेज में जाने लगेगी, तो इंटरपोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो इस सेल की प्लेट को, जो मेटाफेजिक प्लेट हो रही है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगी, उसको मेंटेन करके रखें। और बाद में जब एनाफेज की तरफ सेल जाती है तो तीनों ही माइक्रोट्यूब्यूल धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना, अपने अपने फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती हैं, और तीनों टेलोफेज आते आते तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अब पूरी डिसइंटीग्रेट होकर ख़त्म हो जाती हैं। अब एनाफेज में क्या हुआ कि मेटाफेज में तो ये हमने देखा कि मेटाफेजिक प्लेट स्टार्ट हुई बनना और क्रोमैटिड
पूरे इक्वेटर पे, ये इक्वेटर पोल है, ये यहाँ पे लाइन भी हो गए। उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, इक्वेटर्स ये दोनों थे और इनके बीच में फॉर्म होना शुरू किए। अब हम एनाफेज की तरफ बढ़ेंगे। एनाफेज में क्या होता है कि हमने ये जाना कि ये तो सेंट्रियोल ही है दोनों तरफ। अब यहाँ से जो रेज निकली थी, जो इनकी माइक्रोट्यूब्यूल, रेस का फॉर्म यही है कि माइक्रोट्यूब्यूल। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हुई हैं कि अब ये अलग होने चली हैं। इनका जो सेंट्रियोल है वो फोर्स कर रहा है एक पेयर में से एक फॉर्म को, एक क्रोमोसोम के पार्ट को अपनी तरफ खींचने का, और इधर का जो पोलर सेंट्रियोल है वो अपनी तरफ एक सिस्टर क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्रोमोसोम और सारी सिस्टर क्रोमैटिड अपने अपनी तरफ, सेंट्रियोल अपनी अपनी तरफ एक एक क्रोमैटिड्स को जो जिससे अटैच्ड है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, अब सेंट्रियोल के पास पोलैरिटी भी होती है, इसीलिए यहाँ पे इंटरपोलर यूज किया गया है। और सेंट्रियोल के पास पोलैरिटी का मतलब है कि अगर पोलैरिटी एक तरफ हो रही होगी तो वो उसी तरफ जाएगी, अगर पोलैरिटी ना होती तो क्यों ये इधर ही जाती, इधर भी जा सकती थी। तो इसका क्या है कि जो भी सेल से, मतलब सेंट्रियोल से जो रेस, जो माइक्रोट्यूब्यूल निकल रही हैं और काइनेटोकोर को टच कर रही हैं दोनों में, तो जो अवे है, अवे फ्रॉम द सेंट्रियोल, उनकी तरफ जो पोलैरिटी है वो प्लस है, पॉजिटिव है। और सेंट्रियोल के पास जितने भी जो पोलैरिटी मेंटेन्ड है वो निगेटिव है। तो दोनों साइड मेंटेन निगेटिव पोलैरिटी है और अवे फ्रॉम द सेंट्रियोल जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी मेंटेन है। अब इसमें इसी क्रोमैटिड को इक्वेटर की तरफ ले जाने में ये जो फोर्सफुल प्रोसेस है, इसमें ही प्रोटीन्स का यूज़ होता है। और प्रोटीन्स में जो मैंने बताया था गैप टू फेज में, वहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसे ट्यूब्यूलिन और प्लस वहाँ पे डायनिन और काइनेसिन प्रोटीन का यूज़ होता है, ताकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किस पोलैरिटी में जा रही है, कौन किस तरफ जा रहा है, उनकी पोलैरिटी कैसे मेंटेन रहेगी और ये इक्वेटर की तरफ कैसे मूव करेगी। तो उसको जो मोटर प्रोटीन्स हैं उनको मेनली मोटर प्रोटीन्स कहा जाता है। तो उन मोटर प्रोटीन्स का नाम डायनिन और काइनेसिन है। तो उनका भी जो उनकी सिंथेसिस थी वो भी इंटरफेज में हो चुकी है और उनका यूज़ यहाँ पे आता है, इसलिए पोलैरिटी मेंटेन रहती है। अब क्योंकि ये अपनी तरफ जाने लगी हैं, अब सेल्स चली गई हैं, तो अब इसका मतलब टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में अब इनसे जो निकली थी रेज, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थी इनके पास, अब ये अपनी तरफ आ चुकी हैं। हम एक एक क्रोमोसोम, एक पेयर को लेके चले हैं, इसलिए हम एक ही एक का शो करेंगे। अगर हमने बहुत सारे क्रोमोसोम लिए होते तो जितनी रेज है सबके पास सिस्टर क्रोमैटिड्स होती, और आप और भी ले सकते हैं क्रोमोसोम, लेकिन ईजिली हम एक पेयर को लेके समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक एक पेयर की प्रॉपर फंक्शनिंग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये टेलोफेज पे चली गई हैं। अब इनके पास क्या हुआ कि ये सेल्स अपने पास अपने आप को सेंट्रियोल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी सिस्टर क्रोमैटिड। हम ये पूरी सेल के बीच में बात कर रहे थे। अब मुझे यहाँ पे सेल और सेंट्रियोल के बीच में, मतलब सेल की जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली, ये पीएम है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। अब मैंने आपको फिगर को एलेबोरेट करने के लिए फिगर पढ़ा बताया, और ये जो वॉल है ये छोटी बन गई है, लेकिन इसके भी इस मेम्ब्रेन के और सेंट्रियोल के बीच में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियस वॉल यहाँ पे रप्चर हो गई थी, इसलिए इसने साइटोप्लाज्म में पूरे अपने आप को पूरे साइटोप्लाज्म में यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसने पूरे साइटोप्लाज्म में जगह ले रखी है। अब टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज तक जो है सारी सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने अपने सेंट्रियोल के पास आ चुकी हैं, अब ये डिवाइड हो चुकी हैं। अब टेलोफेज में आते आते जब टेलोफेज एंड होने लगेगा तो ये सेल जो थी, अब इनका जो सेंट्रियोल था और यहाँ से इनकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, अब इनके चारों तरफ धीरे धीरे इंटीग्रेशन होने लगेगा, किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है टेलोफेज में आते आते। अब क्योंकि डिवीजन में, यानी माइटोसिस के दो चीज़ का डिवीज़न होता है, किसी भी सेल में दो तरीके का डिवीज़न देखा जाता है, कायरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यानी
सेल में दो मेन पार्ट्स हैं, एक कैरोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का पार्ट, और साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स इंक्लूड रहती हैं, प्लस जितनी भी सेल ऑर्गेनील्स है, साइटोप्लाज्म साइटोसोल वाला पार्ट है, वो साइटोकाइनेसिस के डिवीजन में आता है। तो इसलिए सेल को डिवीजन में कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में हमने अभी तक कैरोकाइनेसिस का प्रोसेस देखा है। कैरोकाइनेसिस यानी कैरियो मतलब होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे कैसे, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी जेनोम पार्ट था उसका डिवीजन कैसे हुआ, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे हुआ, हमने ये देखा इस प्रोसेस में। अब टेलोफेज में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड आ चुकी है, और यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे, एक सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे, यानी अलग अलग क्रोमोसोम फॉर्म होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, अब क्रोमोसोम स्टार्ट हो गए फॉर्म होना, तो अब क्या होगा, अब साइटोकाइनेसिस हम पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे लिख देते हो। साइटोकाइनेसिस में साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटो और काइनेसिस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसा होगा, इसमें मेनली कुछ फिलामेंट्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि हमने देखा कि न्यूक्लियस में जो डिवीजन हो रहा था इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स की जरूरत पड़ी थी, तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल में ये तीन फॉर्म यूज हुए थे। ऐसे साइटोकाइनेसिस में भी कुछ फिलामेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें कौन कौन सा फिलामेंट यूज होता है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट का यूज होता है। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का कैसे, इसको थिन सेगमेंट बोलते हैं, थिन फिलामेंट, और इसको थिक सेगमेंट बोलते हैं, यानी थिक फिलामेंट। तो इन दोनों का यूज करके फिलामेंट का फॉर्मेशन करके साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। अच्छा, ओके। अब हम ये देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है दोनों के बीच में, जैसे ये कि सेल बन गई। अब इसको फर्दर डिवाइड करने के लिए हम ये देखते हैं, अब ये सेल जो डिवीजन के लिए स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ पे डिवीजन करने के लिए, फर्दर ये डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनना स्टार्ट होगी। और यहाँ पे क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि एक सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के पास यहाँ पे एस्ट्रल रिंग के साथ इसका एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और इसके पास एक सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड दोनों के पास आ चुकी हैं। और ये एक सेल थी, और इनमें फर्दर डिवाइड करने के लिए यहाँ पे सेल का फरो स्टार्ट होगी, और यहाँ पे जो फरो स्टार्ट होगी उनके बीच में कोई रिंग फॉर्म होती है, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बोलते हैं। और उसका मेन कॉज कौन है, एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म होना। उसके बाद फिर अब पूरी तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो गई थी टेलोफेज के एंड में ही। अब धीरे धीरे पूरी तरह से मेम्ब्रेन इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गई है, और सेल फिर से डिवाइड होके कहाँ जा रही है, सेल ये डिवाइड हो चुकी है, एक सेल ये बन गई और एक सेल ये बन गई, और इनके पास एक ये और एक ये आ गया है, दोनों के पास एक एक सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गई हैं। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड फिर से इंटरफेज में जाएंगी, मतलब ये सेल फिर से एक बार अपना इंटरफेज में जाके डिवाइड करने के लिए अपने आप को ग्रो करेगी, और ये सेल अलग ग्रो करेगी। ये हमने पढ़ा माइटोसिस की प्रोसेस, कि माइटोसिस में कैसे एक तरीके का डिवीजन देखा कि एक कोई सेल किस तरह से अपने आप को डिवाइड करके और वापस से अपनी सेल को किस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म करके साइटोकाइनेसिस करके और वापस अपने शेप को मेंटेन करती है, और फिर से उस शेप को फिर से ग्रो करती है, अपने आप में ग्रोथ लाती है, और वो फिर से इंटरफेज में एंटर करने के बाद, ग्रोथ करने के बाद फिर से एम फेज में आती है। तो इसीलिए सेल साइकिल बोला गया था, क्योंकि जहाँ से एक सेल से एक फॉर्म से एक फिनोमेना से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, वापस उसी इवेंट को फिर से रिपीट कर रही है, इसलिए उस प्रोसेस को सेल साइकिल नाम दिया गया है। हम आगे पढ़ेंगे कि मियोसिस क्या होता है, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, और उसमें भी ये चारों फेजेस होते हैं, और उसमें ये
क्योंकि ये जर्म सेल में हो रहा है, मियोसिस मेनली जर्म सेल में होता है, और ये फर्दर दो कैटेगरीज में कैसे डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्या होती है, और प्लस उसमें किस तरह से रिडक्शनल डिवीजन होगा, और इसको इसकी जो प्रोफेज है, मेटाफेज और एनाफेज टेलोफेज है, ये ऐसे ही माइटोसिस की तरह डिवाइड होती है, यही ये फेज है, उतना ही समय लगता है, उतनी प्रोसेस होती है, या कुछ और भी एडिशनल इसमें कोई प्रोसेस होती है, कुछ और भी फेजेस आते हैं क्यों कि ताकि ये जर्म सेल में क्यों यूज होती है। इनका रीजन मेनली हम जर्म सेल में ही देखते हैं, ऐसा क्यों होता है इसको हम देखेंगे आगे की क्लास में। और इसमें वापस से ये माइटोसिस को क्यों रिपीट करती है अपनी सेकेंड मियोसिस में जाने के लिए, जब जाती है तो वापस ये माइटोसिस ही फॉर्म को क्यों रिपीट करती है वो भी हम जानेंगे, और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है ये अलग जानेंगे। तो दोनों प्रोसेस को अगली क्लास में हम जानेंगे। मैं आज की क्लास को कंक्लूड कर देती हूँ। पहले सेल साइकिल इवेंट क्या होता है। सेल साइकिल इवेंट ये होता है कि सेल एक ऑर्डरली, जितनी भी प्रोसेस है वो ऑर्डरली सीक्वेंस प्रोसेस है, और पूरी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और सेल साइकिल इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि एक फिनोमिना जो फर्स्ट प्रोसेस है इसकी, ये वापस सेल अपने आप को फिर से उसी प्रोसेस से रिपीट करती है, बार बार डिवीजन करती है, और वही साइकिल रिपीट होती है, इसलिए इसको सेल साइकिल के फॉर्म में बोला गया है। अब सेल साइकिल को फर्दर दो तरीके का डिवीजन में बांटा गया है, एक एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है और एक सिमेट्रिकल डिवीजन होता है। अब डिवीजन दो तरीके के होते हैं, एसिमेट्रिकल डिवीजन और सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल डिवीजन में सेल अपने आप को डिफरेंशिएट तो करती है, साथ में अपनी सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी भी मेंटेन किए रहती है। और सिमेट्रिकल डिवीजन में क्या होता है, वो अपने आप को डिवाइड दो फॉर्म में करती है कि उससे डिवाइड करके दो सेल्स एकदम इंडिपेंडेंटली, दो डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाती हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे कि सेल साइकिल में फर्दर कौन कौन सी फेजेस आती हैं। तो सेल साइकिल फर्दर सेल डिवीजन दो मेन फेजेस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसमें इंटरफेज होता है और एम फेज होता है। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज में सेल अपने आप को ग्रो करती है, इंटरफेज में सेल अपने आप को ग्रो करती है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देती है, और उसके बाद वो फर्दर एम फेज में जाती है फॉर फर्दर डिवीजन। तो इंटरफेज भी फर्दर डिवाइडेड है 3 फेजेस में, गैप 1, सिंथेसिस फेज और प्लस G2 फेज। अब गैप 1 फेजेस में भी मैंने आपको बताया कि उसमें ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा, प्लस उसमें ग्रोथ होगी, और फर्दर कुछ प्रोटीन्स भी सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन की भी प्रोसेस के लिए अपने आप को सेल तैयार करती है, और जैसे ही सिंथेसिस होती है वैसे ही सेल G2 फेज में जाके फर्दर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एंटर कर जाती है। और कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। मैंने आपको काइनेसिन, ट्यूबुलिन और डायनिन के बारे में 3 तरीके की मोटर प्रोटीन के बारे में बताया था। मेनली 2 मोटर प्रोटीन है, काइनेसिन और डायनिन, और ट्यूबुलिन का कहीं कहीं रोल है, वो मैं आपको मियोसिस के प्रोसेस में बताऊंगी। और इस तरह यहाँ पे मोटर प्रोटीन्स का यूज़ होने की वजह से उसका भी जो सिंथेसिस है वो भी गैप फेजेस में हो जाता है। और G0 फेज भी एक फेज है, इंटरफेज में आती है, जो सेल को रेस्ट करने के लिए यूज़ होती है, कि सेल की जब रिक्वायरमेंट नहीं हो, क्वाइशेंट फेज में जाना चाहे, तो सेल को कुछ सेल्स को वहाँ पे रेस्ट करने के लिए डाल दिया जाता है। उसके बाद एम फेज में एंटर करती है सेल्स, और वहाँ पे एंटर करने के साथ साथ फर्दर 2 तरीके के डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस डिवीज़न मेनली सोमैटिक सेल्स में देखा जाता है, और मियोसिस डिवीज़न जर्म सेल्स में देखा जाता है, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम की जो सेल्स होती हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में, उन सेल्स में देखा जाता है। अब माइटोसिस के फर्दर कुछ सब फेजेस हैं, जैसे हमने जाना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन चारों फेजेस को, सब फेजेस को मैंने डिस्क्राइब किया है आपको कैसे डिवाइड होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मियोसिस के फर्दर डिवीज़न को एक्सप्लेन करूंगी कि उनमें कौन कौन से डिवीज़न होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और साथ साथ में मैंने 3 तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में भी बताया था कि कैसे इनकी मदद से सेंट्रियोल के पास से जो ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म हो रही हैं, रेस फॉर्म हो रही हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड को पोलर मूवमेंट करने के लिए कैसे इनिशिएट करती हैं। ओके, और इनकी पोलैरिटी कैसे मेंटेन होती है ये भी मैंने आपको बताया। अगली बार मैं आपको मोटर प्रोटीन की काइनेसिन और डायनिन कैसे रोल प्ले करती हैं पोलैरिटी मेंटेन करने में, और एलैबोरेट करके बताऊंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में
फर्दर मियोसिस के बारे में जानेंगे। तो हमारा आज सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन और माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हुई है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास के लिए मियोसिस पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आप सब रेडी रहेंगे। थैंक यू सो मच।